नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन भोगी, विशेषकर EPS 95 योजना के लाभार्थी वर्षों से कर रहे थे। ये महज एक खबर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के संघर्ष, धैर्य और उम्मीदों की जीत का ऐलान है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल देश की सेवा में लगा दिया और अब एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति की आशा कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बेड्डी और महत्वपूर्ण जानकारी सीधे आपके लिए निकलकर सामने आ रही है, जो आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। सबसे पहले उस बड़ी दधी खबर की बात करते हैं जिसने पेंशन भोगियों के बीच खुशी की एक नई लहर दौड़ डाधा दी है। EPS पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सामने आ चुका है, जिसने वर्षों के संघर्ष को एक सार्थक परिणाम दिया है। यह जीत का श्रेय कमांडर अशोक राउत के अथक प्रयासों को जाता है, जिन्हें श्रम मंत्रालय की ओर से एक बड़े विधा और महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है। इसे एक बद्दी जीत और श्रम मंत्रालय की तरफ से एक अनमोल तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए यह एक अविश्वसनीय खुशखबरी है कि अब उनकी मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि होने जा रही है। अब हर महीने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर Rs 500 तक किया जा सकता है। हम आपको बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाएंगे कि किस प्रकार आप सभी को यह बढ़ी हुई पेंशन राशि, जो कि लगभग Rs 500 प्रतिमाह होगी, प्राप्त हो सकेगी। इस पूरे विषय पर आज हम इस चर्चा में विस्तार से बात करेंगे और हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आ रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के पेंशन से जुड़े नियमों से संबंधित है। एक बड़ा अपडेट यह निकल कर आ रहा है कि अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आप सभी को एक विशेष फॉर्म भरना होगा। हम जानेंगे कि यह नया नियम क्या है और आपको कौन सा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। अपनी पेंशन को समय पर पाने के लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसके बारे में भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए हम आप सभी से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, या राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारक हैं, या फिर आप निजी क्षेत्र में काम करने वाले EPS 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक हैं, तो आपके लिए आज की यह प्रमुख और बेड़ी खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इन सभी खबरों को पूरी सच्चाई, सटीकता और तथ्यों के आधार पर आपके सामने विस्तार से रखेंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस विश्लेषण को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी सच्ची और तथ्यात्मक खबर सबसे पहले आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर हुए उस बर्थडे टू डे निर्णय की, जो एक बड़े दी खुशखबरी बनकर आया है। जैसा कि हमने बताया, कमांडर अशोक राउत को मिला एक पत्र इस पूरी लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसे पेंशन भोगियों की अंतिम जीत के रूप में देखा जा रहा है। श्रम मंत्रालय की ओर से यह एक बड़े तोहफा माना जा रहा है, जिसके तहत अब हर महीने न्यूनतम पेंशन Rs 10,000 तक भी देखने को मिल सकती है। चलिए इस पूरे अपडेट को हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम EPS 95 के नाम से जानते हैं, निजी कंपनियों में काम करने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक शानदार सामाजिक सुरक्षा योजना है। अब इन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है। सरकार बहुत जल्द ही न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा Rs 8,000 से बढ़ाकर Rs 8,500 करने की तैयारी में है। यह फैसला देश के 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। इतना ही नहीं, इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ आप सभी को महंगाई भत्ता यानी कि DA का लाभ भी मिलेगा, ताकि बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई का बोझ आपकी जेब पर न पड़ी रीढ़े हैं। यह ऐतिहासिक बदलाव आप सभी के लिए अगले ही महीने से लागू होने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि EPS 95 योजना एक ऐसी स्कीम है जिसे वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य
निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करना था। वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन केवल Rs 8,000 प्रति माह है, जो आज के महंगाई के दौर में बहुत ही कम महसूस होती है। इसी वास्तविकता को समझते हुए सरकार अब इसे बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह पेंशन आखिर क्यों बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और अनगिनत लोगों की मेहनत है। पिछले कई सालों से देश भर के पेंशनर्स और उनसे जुड़े विभिन्न संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम Rs 5,500 करने और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे थे। उनकी यह मांग बिल्कुल जायज थी, क्योंकि Rs 1,000 में आज के समय में गुजारा करना लगभग असंभव है। इसी सिलसिले में इसी वर्ष जनवरी 2025 में EPS 25 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात की और उनके सामने पेंशन बढ़ाने की अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा। अब सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यूनतम पेंशन को 8,300 तक करने पर विचार शुरू कर दिया है। संसद की एक स्थायी समिति ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए श्रम मंत्रालय से इस पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला लेने का आग्रह किया है। अब बात करते हैं कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा कौन लोग उठा सकते हैं। इस पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में कम से कम 10 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में अपना योगदान दिया हो। इसके साथ ही उनकी आयु 28 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ये दो मुख्य शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का प्रावधान इसे और भी खास बनाता है। यह महंगाई भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में उस समय की बढ़ती कीमतों के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी पेंशन की वास्तविक कीमत समय के साथ कम नहीं होगी, बल्कि महंगाई के साथ साथ आपकी पेंशन की राशि भी बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर बात करें तो यदि आपकी आयु 58 साल है और आपने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी की है, तो आपको जो नई प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन है वह मिल सकेगी और हर साल महंगाई भत्ते का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था, उनके लिए भी एक अपडेट है। लगभग 900 लाख लोगों के फॉर्म की जांच प्रक्रिया चल रही है और लाखों लोग अतिरिक्त पैसा भी जमा कर चुके हैं। इस नई बढ़ोतरी ने उन सभी पेंशन भोगियों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। यह बढ़ोतरी उन 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी बेदी ही राहत होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी तक मात्र Rs 8,000 की मामूली पेंशन से मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ खबरों में पेंशन को Rs 8,500 से Rs 8,000 तक करने की बात की गई थी, लेकिन Rs 100 तक की पेंशन की खबर ने सभी को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। सरकार का यह मानना है कि इस कदम से सेवानिवृत्त लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे पाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर आप सभी के लिए आ चुकी है कि अब आपकी पेंशन बढ़ोतरी का नया प्रस्ताव लगभग अंतिम चरण में है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को Rs 8,000 से बढ़ाकर सीधे एक बड़ी निधि राशि में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने EPF के अंदर कम से कम 10 साल तक योगदान किया है, तभी आप इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठा पाएंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ेली अपडेट फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की, जो आपकी पेंशन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ी है। अब पेंशन पाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है फॉर्म 10D। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन के नियमों में एक बड़ी डीदा अपडेट किया है। अब पेंशन पाने के लिए आपको फॉर्म 10D भरना अनिवार्य होगा। तो चलिए जानते हैं कि यह नया नियम आखिरकार क्या है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन नियमों में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में देश के करोड़ों कर्मचारियों को जानना बेहद जरूरी है। अब तक बहुत से कर्मचारी यह मानते थे कि सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद उन्हें पेंशन अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन पाने के लिए अब एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आप सभी के लिए अति आवश्यक होगा।
यदि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने पीएफ फंड को निकालने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मासिक पेंशन का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्होंने 10 वर्ष से कम की सेवा की है। मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्षों की निरंतर सेवा को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए यदि आपने कम समय के लिए नौकरी की है या बार बार अपनी नौकरी बदली है और आपकी कुल सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो बेहतर होगा कि आप किसी वैकल्पिक पेंशन योजना में निवेश करने की योजना बनाएं। ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। ईपीएफओ की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कर्मचारी अपने आर्थिक भविष्य के बारे में पहले से ही जागरूक रहें और खुद से उसकी तैयारी कर सकें। अब उन कर्मचारियों के फायदे की बात करते हैं जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा दी है। ऐसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन पाने के पूरे हकदार बनते हैं। यह पेंशन उन्हें 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलनी शुरू हो जाती है और यह जीवन भर चलती रहती है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को विशेष रूप से होता है जो समय से पहले सेवानिवृत्त होना चाहते हैं या फिर किसी स्वास्थ्य कारण से काम जारी नहीं रख पा रहे हैं। ईपीएफओ पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार पेंशन की राशि कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान और उसकी नौकरी की कुल अवधि पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद उसके परिवारजनों यानी पति या पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का एक हिस्सा मिलता रहता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी वृद्धा आर्थिक सहारा बनता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कैसे होगी। ईपीएफओ ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा। इस फॉर्म को अब अनिवार्य कर दिया गया है। आप यह फॉर्म ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से या फिर ऑफलाइन तरीके से भी भर सकते हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप से जमा करने के लिए आपको अपने नज़दीकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में ही जाना होगा। यहाँ यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप समय पर यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपके पीएफ खाते में जो राशि जमा है उस पर ब्याज मिलता रहेगा, इसीलिए आपको कोई बड़ेदा वित्तीय नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपकी मासिक आय बाधित हो सकती है। इसलिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के समय ही सारे जरूरी दस्तावेज पूरे कर लें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या परेशानी ना हो। इसके साथ ही पीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज और टैक्स के लाभों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पीएफ खाते की पूरी राशि नहीं निकालता है और उस धनराशि को खाते में ही जमा रहने देता है, तो उस पर ब्याज मिलना जारी रहता है। सरकार की ओर से घोषित की जाने वाली ब्याज दरें आमतौर पर किसी भी बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से अधिक होती है, इसलिए यह एक अच्छा निवेश विकल्प भी है। सबसे बीडीडी बात यह है कि ईपीएफ खाते में मिलने वाला यह ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, यानी इस पर आपको कोई आयकर नहीं देना। पीडीएच था। यदि आपको ईपीएफओ के पेंशन नियमों, पेंशन की प्रक्रिया, पीएफ निकालने या किसी भी अन्य प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप घबराएं नहीं। आप अपने सबसे नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ईपीएफओ के अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विस्तृत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी एफएक्यू सेक्शन भी मौजूद है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं जहां से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ सभी कर्मचारियों को यह सलाह देता है कि वे अपने अधिकारों और लाभों के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें और समय रहते सही जानकारी प्राप्त करें तथा सही समय पर आवेदन करें। कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएफओ के नियमों में हुए यह नए बदलाव आपको सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। चाहे आपने 10 साल से कम सेवा की हो या अधिक, आपके लिए अपनी स्थिति के अनुसार पेंशन योजना को समझना और सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय
आपकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और तनाव मुक्त बना सकता है। हम आशा करते हैं कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। नमस्कार।